हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी का सेट नंबर 12। तो कौन कौन से शब्द सीखेंगे हम आज ये शब्द सीखेंगे: डेक्रेपिट, डिक्रेपिट, सेबोटाज, एनिग्मेटिक, विजिलेंट, टिमिड, थम्पिंग, स्पेक्टर, इनएफेबल, डोलोरस और स्क्रीच। ये आपका टेस्ट है बाद के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिक्रेपिट। डिक्रेपिट मतलब कोई ऐसी चीज जो काम ना कर रही हो, टूटी फूटी, जीर्ण, जर्जर, जीर्ण, जिसके जीर्णोद्धार की जरूरत हो। यानी कि कोई पुरानी चीज, जैसे ये गाड़ी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी इस हालत में नहीं है कि इस गाड़ी से काम लिया जा सके। ये पुरानी, घिसी हुई, जंग लगी हुई, फटी पुरानी हो सकती है कोई चीज़। जैसे किताब अगर डिक्रेपिट है कोई, तो मतलब इस हालत में नहीं है कि उसे पढ़ा जा सके। इसी तरह से आपके घर में कोई अगर मशीन है और मशीन काम नहीं कर रही, तो आप बोलेंगे कि मेरी मशीन डिक्रेपिट है, यानी डिसफंक्शनल है, आप उससे काम नहीं ले सकते। डिसफंक्शन, काम लेना मतलब फंक्शन, फंक्शन करना, फंक्शन नहीं कर रही है, डिसफंक्शनल। तो डिसफंक्शनल है, तो मशीन जो है वो डिसफंक्शनल है या डिक्रेपिट है। वॉर्न आउट, वॉर्न आउट मतलब पुरानी, फटी पुरानी या घिसी हुई, छिन्न भिन्न, ध्वस्त, बर्बाद है, नष्ट है। ठीक है। रुअन, रुअन मतलब अगेन बर्बाद हो जाना, रुअन हो जाना। किस वजह से? खास तौर पे बूढ़ी हो गई है, यानी एज हो गई है उसकी, या नेग्लेक्ट की वजह से, लापरवाही की वजह से, या मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो पड़े पड़े खराब हो गई है। तो डिक्रेपिट। इसका एकदम एग्जैक्ट बहुत अच्छे दो सिनोनिम है। एक तो है डाइलैपिडेटेड और दूसरा है रैमशैकल। रैमशैकल मतलब अगेन ध्वस्त, ध्वस्त या किसी एक वर्केबल कंडीशन में ना होना, वर्केबल कंडीशन में ना होना, तो यानी रैमशैकल। मेरा जो पूरा घर है वो एकदम छिन्न भिन्न हो गया, एकदम नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, यानी रैमशैकल हो गया। डाइलैपिडेटेड, डाइलैपिडेटेड मतलब टूटा फूटा, टूटा फूटा, पुराना, डाइलैपिडेटेड, इस हालत में नहीं होना कि चल फिर सको, तो डाइलैपिडेटेड कंडीशन। डाइलैपिडेटेड कंडीशन तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कंडीशन कैसी है? डाइलैपिडेटेड। तीनों ही शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा मजबूत, यानी कि स्ट्रॉन्ग। फ्रेशली बिल्ड, नई नई बनाई है, नया नया निर्माण करा है। बिल्ड मतलब होता है बनाना, तो बना हुआ मतलब बिल्ड। फ्रेशली बिल्ड, ताजा ताजा बनाई है, एकदम काम कर रही है, नई गाड़ी है, एकदम अभी बनी है, अभी अभी मैन्युफैक्चर हुई है। इंटैक्ट, इंटैक्ट होना, इंटैक्ट मतलब एकदम अखंड, बिल्कुल जो खंडित ना हो, अखंड है एकदम, अनब्रोकन है, टूटी हुई नहीं है, अनहार्म्ड, कोई नुकसान इसे नहीं हुआ है, हार्म नहीं हुआ है, हार्म मतलब नुकसान, अनहार्म्ड मतलब जिसको कोई नुकसान नहीं हुआ है अभी तक, एकदम नई, ताजा, फ्रेश। ठीक है, एकदम नई। तो सारे शब्द क्लियर होंगे अब आपको। खास तौर पे आपको ध्यान देना है इन तीन शब्दों पे: डाइलैपिडेटेड, रैमशैकल या डिक्रेपिट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस ही हैड परचेज्ड अ डिक्रेपिट बिल्डिंग फॉर हिज न्यू ऑफिस, ही स्पेंट ओवर $50,000 ऑन रेनोवेशन। ऑन होगा ऑन रेनोवेशन। चूंकि उसने एक, ही हैड परचेज मतलब उसने खरीदी थी क्या? ए डिक्रेपिट बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग, टूटी फूटी इमारत, यानी कि डिक्रेपिट बिल्डिंग कैसी होगी आप समझ सकते हैं, टूटी फूटी इमारत। किस लिए खरीदी? फॉर हिज न्यू ऑफिस, अपने नए ऑफिस के लिए। तो उसने एक टूटी फूटी इमारत चूंकि खरीदी थी, इसलिए ही स्पेंट ओवर $50,000 ऑन रेनोवेशन। उसको रेनोवेट कराने के लिए, उसको ठीक कराने के लिए, उसकी मरम्मत कराने के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसको आधुनिक बनाने के लिए। ठीक है, उसको आधुनिक बनाने के लिए, उसको दोबारा प्राचीन से नवीन बनाने के लिए, उसको रेनोवेट करने के लिए उसने कितना पैसा खर्चा? $50,000, $50,000। Despite its status as the commercial capital of the state, Kochi's decrepit fish markets are crying out for a makeover so that they can match city's rapidly improving transport system. एक बात आपको और बता देता हूँ, वोकैब के वीडियोस में मैंने एक परिवर्तन छोटा सा ये करा है कि अब जो मैं सेंटेंसेस लेता हूँ ये अखबार से लेता हूँ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़े। ज़्यादातर 90% सेंटेंसेस मैं हिंदू अखबार से लेता हूँ, तो उसमें काफ़ी मेरी मेहनत लगती है, क्योंकि उस शब्द को हिंदू अखबार में खोजना आसानी से नहीं मिलते हैं। और फिर मैं ऐसे सेंटेंस लेता हूँ जानबूझ के कि जिसमें वो वर्ड मुझे मिल जाए। अब जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस मैंने ऐसा कैसा हिंदू अखबार से उठाया है: डेस्पाइट इट्स स्टेटस एज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ द स्टेट। जो
कोची है, केरल में एक शहर है कोची, उसको वहाँ का कमर्शियल कैपिटल बोलते हैं, यानी व्यावसायिक राजधानी बोलते हैं। इसके बावजूद, इसके डेस्पाइट यानी इसके बावजूद, उसकी जो डिक्रैपिट फिश मार्केट है, यानी कि उसकी जो पुरानी एकदम गैर आधुनिक पुराने टाइप की दकियानूसी जो फिश मार्केट है, उसकी जो मछलियों का बाजार है, वो एक मेकओवर के लिए क्राई आउट कर रहा है, यानी जैसे पुकार रहा है। क्राई आउट मतलब चिल्लाना, बोलना, पुकारना, गुहार लगाना। क्यों? मेरा मेकओवर कर दो। मेकओवर मतलब जीर्णोद्धार कर दो, मरम्मत करा दो, आधुनिक बना दो, कंप्लीट मेकओवर कर दो, जिससे वो मैच कर सके कोची शहर के रैपिडली इंप्रूविंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। कोची शहर का जो यातायात का सिस्टम है वो तो बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा है, बहुत तेजी से आधुनिक हो रहा है, तो वो उसको मैच करना चाहता है, उसकी फिश मार्केट वैसी ही बनना चाहती है जैसा कि कोची का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगला शब्द है सैबोटाज। अगर आप किसी चीज को सैबोटाज कर रहे हो मतलब आप तोड़फोड़ कर रहे हो। जैसे मान लो अमेरिका ने बम गिरा दिया किसी बिल्डिंग पे, तो क्या करा उसने? उस बिल्डिंग को सैबोटाज कर दिया, ठीक है ना। जानबूझ के, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझ के। इसको आप अपनी कॉमन लाइफ में भी यूज करिए, रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज करिए। जानबूझ के तो हम बहुत बार बोलते हैं कि भाई मैंने जानबूझ के नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट डेलिबरेटली। बोला करिए, तभी आपका इंग्लिश में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको बोलना है मैंने जानबूझ के नहीं किया, आई डिड नॉट डू इट, मैंने नहीं किया जानबूझ के डेलिबरेटली, ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जानबूझ के डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना किसी चीज को, जानबूझ के उसे नुकसान पहुंचाना, जानबूझ के किसी चीज को तहस नहस करना, वेंडलाइज करना। वेंडलाइज मतलब जो चोर हैं वो मेरे घर में आए और सब कुछ वेंडलाइज कर गए, यानी कि द थीव्स एंटर्ड इनटू माय हाउस एंड दे वेंडलाइज्ड एवरीथिंग। सब कुछ तहस नहस कर दिया, तितर बितर कर दिया, इधर उधर कर दिया। मेरी जो एकदम मकान में जो एकदम वो था, एक ऑर्डर था, उसको बिगाड़ दिया, भंग कर दिया, सब कुछ उजाड़ दिया। रैक, रैक मतलब वैसे नाव वगैरह के सेंस में होता है। जैसे कई बार नाव टूट फूट जाती है, तो जैसे जहाज मिलते हैं डूबे हुए कई बार, तो जहाज सैबोटाज हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उनके रैकेज मिलते हैं। रैकेज मतलब उनके अवशेष मिलते हैं, रैकेज ऑफ अ शिप। एक टूटा फूटा जहाज समुद्र के किनारे खड़ा था, तो रैकेज मिले, उसके अवशेष मिले उसके एक तरह से। डिस्ट्रक्ट कर देना, यानी अगेन डिस्ट्रक्ट, डैमेज और डिस्ट्रॉय एक ही मतलब होता है, तबाह कर देना, डेमोलिश कर देना। डेमोलिश बिल्डिंग के सेंस में यूज होता है। जैसे सरकार कई बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो होती है, नगर निगम, वो अतिक्रमण किया होता है जिन बिल्डिंग्स ने, उनको डेमोलिश कर देती है, यानी कि उनको ध्वस्त कर देती है। तो डेमोलिश मतलब होता है ध्वस्त करना। रैवेज, रैवेज कर देना, उजाड़ देना एकदम, ठीक है ना, बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, नाश कर देना किसी चीज का, यानी सैबोटाज कर देना। अब ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल चीजों के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज बारिश आ गई, मेरे सारे के सारे जो प्लान थे मूवी देखने के सैबोटाज हो गए, तो ठीक है, मेरे प्लान जो है वो टूट फूट गए। कहने का मतलब मेरा प्लान खत्म हो गया, मेरा प्लान जो ध्वस्त हो गया। मेरा सारा जो प्लान बना था मूवी देखने का, आज मैं नहीं जा पा रहा हूँ, बारिश बहुत तेज है और मुझे पैदल जाना था, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। सो कैसे बोलूंगा मैं इसे? इट इज रेनिंग हैविली टुडे, एज अ रिजल्ट ऑल माई प्लान्स ऑफ गोइंग फॉर अ मूवी हैव बीन सैबोटाज्ड। या हमारा जो मिशन है वो सैबोटाज हो गया है। क्यों? क्योंकि शत्रु को पता चल गया है। आवर मिशन हैड टू बी सैबोटाज, हमारे मिशन को हमें सैबोटाज करना पड़ा। हैड टू बी मतलब करना पड़ा। आवर मिशन हैड टू बी सैबोटाज्ड। व्हाई? बिकॉज द एनिमी न्यू अबाउट आवर प्लान, हमारे एनिमी को हमारे प्लान के बारे में पता था। अब इसके उल्टे क्या होंगे? उल्टा मतलब अब या तो किसी चीज को तोड़फोड़ करोगे या उसको बचाओगे, उसका संरक्षण करोगे, उसको प्रिजर्व करोगे, यानी कि उसका बचाव करोगे। तो कंजर्वेशन करना मतलब संरक्षण करना, प्रिजर्वेशन करना मतलब किसी चीज को सुरक्षित करना, बचाना, उसका रक्षण करना, संरक्षण करना, सुरक्षित करना। सैल्वेज, सैल्वेज भी वही होता है, उसको बचाना, सैल्वेज करना, बचाना, सैल्वेज द सिचुएशन। वो दोनों लड़ने ही वाले थे, देवर अबाउट टू रेज हैंड एट ईच अदर। वो एकदम एक दूसरे पे हाथ उठाने वाले थे, अचानक मैं वहां आ गया और मैंने पूरी की पूरी सिचुएशन को क्या कर लिया? सैल्वेज कर लिया, यानी कि पूरी सिचुएशन को बचा लिया, वो मामला हाथ से बाहर हो जाता। आई वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम टू सैल्वेज माई प्राइड, मैं अपने जो मेरी प्राइड है, मेरा जो आत्मसम्मान है, उसको बचाने के लिए एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू क्लियर द एग्जाम टू सैल्वेज माई प्राइड। समझ में आया? रेनोवेट, तो सैल्वेज इस सेंस में बहुत यूज होता है, सैल्वेज प्राइड, सैल्वेज द सिचुएशन, इस सेंस में बहुत यूज होता है। अखबारों में आप अक्सर देखोगे, इसलिए कहते हैं अखबार पढ़ना शुरू करो। जब आप इन शब्दों को देखोगे वहां पे, तो आपका उत्साह, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही लेवल पे होगा, ठीक है ना। क्योंकि एक मोटिवेशन आपको इससे आएगा, ये पढ़ के आएगा, लेकिन जो वो मोटिवेशन होगा वो अलग ही लेवल का होगा, जब आप खुद कुछ करेंगे और वो आपको उसमें
तरक्की होती हुई नजर आएगी। कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रेनोवेट, रेनोवेट बता दिया मैंने, मरम्मत करना किसी चीज की, रेनोवेट करना। रिपेयर करना, रिपेयर मतलब भी होता है रेनोवेट करना, मरम्मत करना। रीवैम्प, रीवैम्प मतलब भी होता है मरम्मत करना। मैं टूटे फूटे घर को रीवैम्प कर रहा हूँ, या मैं अपने लैपटॉप को रीवैम्प कर रहा हूँ, मतलब मेरे लैपटॉप में वायरस आ गया, अब उसे रीवैम्प कर रहा हूँ, पूरी तरह से रीबूट कर रहा हूँ, नया दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। रीवैम्प मतलब पूरा नया जैसे होता है, एकदम नए जैसा बना रहा हूँ। रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा निर्माण कर रहा हूँ, यानी पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट करना मतलब निर्माण करना, इसलिए कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ये जो इमारत है ये निर्माणाधीन है, यानी कंस्ट्रक्ट हो रही है अभी, इट इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। एग्जाम्पल देखते हैं। द चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ऑन वेनसडे सस्पेंडेड 3 वर्कर्स, 2 ट्रैफिक कंट्रोलर एंड 1 डेपो कंट्रोलर फॉर द सैबोटाज ऑफ मेट्रो ट्रेन सर्विसेज। चेन्नई मेट्रो निगम ने क्या किया, बुधवार के दिन उन्होंने सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया 3 वर्कर को, 2 ट्रैफिक कंट्रोलर को और 1 डिपो कंट्रोलर को। क्यों? क्योंकि मेट्रो ट्रेन सर्विसेज उस दिन सैबोटाज हो गई। मेट्रो ट्रेन सर्विसेज उस दिन काम नहीं कर पाई, खराब हो गई, सैबोटाज हो गई। उसके बाद पौंडीचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी, पौंडीचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी, उपराज्यपाल हैं, शुड नॉट इंटरफेयर और सैबोटाज द फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। उन्हें जो भी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इंटरफेयर मतलब होता है अपनी चोंच बीच में अड़ाना, जबरदस्ती हस्तक्षेप करना, या चुनी हुई सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को, उसके कामकाज को सैबोटाज नहीं करना चाहिए, यह कहा लीडर ने। अगला शब्द है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक मतलब होता है रहस्यपूर्ण। रहस्यपूर्ण, भाई ये जो आप बात आपने कही है समझ में नहीं आ रही, क्या क्या बात है, अस्पष्ट है, स्पष्ट नहीं है, रहस्यमयी है, रहस्यपूर्ण है, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं इसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूं। इंटरप्रेट करना मतलब इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। अगर आप किसी चीज को इंटरप्रेट कर पाते हैं मतलब आप उसका मतलब समझ पाते हैं। तो डिफिकल्टी हो रही है मुझे, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे इंटरप्रेट करना, कोई रहस्यपूर्ण बात है, या मैं समझ नहीं पा रहा हूं। समझना मतलब अंडरस्टैंड करना, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका समानार्थी शब्द हो गया मिस्टीरियस, रहस्यमयी। मिस्टीरियस चीज है ये तो, कोई गुप्त मेरी समझ से बाहर है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, यानी मैं इसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा हूं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप उसको समझो पैराग्राफ को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन से कॉम्प्रिहेंशन शब्द कहां से आया, कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझना, और अगर कोई चीज इन मतलब उल्टा, तो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है मतलब मेरी समझ से बाहर है। आर्केन, आर्केन मतलब गुप्त, आर्केन मतलब गुप्त, उसके सारे प्लान एकदम आर्केन होते हैं, क्लैंडस्टीन होते हैं, स्लाइली वो निकल जाता है कहीं भी, स्लाइली मतलब गुप्त तरीके से, स्लाइली। क्लैंडस्टीन गुप्त तरीके से, क्लैंडस्टीनली करना किसी काम को, एकदम सीक्रेटिवली करना, एकदम फर्टिव तरीके से करना, क्लैंडस्टीनली करना। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब समझ, जो बहुत डिफिकल्ट हो समझना, क्रिप्टिक। टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, भेद, ऐसा लगता है कोई भेद है, कोई मिस्ट्री है, मिस्ट्री मतलब भेद, रहस्य, राइट, रहस्य भेद है, कुछ छुपा हुआ है अंदर, कुछ बहुत ही गहरा है इसमें, समझ से बाहर है। उल्टा एकदम स्पष्ट, अपैरेंट, अपैरेंट मतलब एकदम स्पष्ट, एकदम सामने, सीधा दिख रहा है, एविडेंट है, एकदम मेरे सामने रखा है, जैसे प्रत्यक्ष, ऑब्वियस है, एकदम प्रत्यक्ष है, मेरे सामने रखा है, एकदम प्रत्यक्ष, स्पष्ट है, एकदम जाहिर है। एविडेंट मतलब एकदम जाहिर, ऑब्वियस, ऑब्वियस है, इसमें तो बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं, इतना साफ है। प्रकट, साक्षात मेरे सामने, साक्षात, प्रकट, एविडेंट एकदम प्रकट, अपैरेंट दिख ही रहा है, राइट, कोई कुछ रहस्य नहीं है इसमें, एकदम अपैरेंट, एकदम साफ, ऑब्वियस है, एकदम एकदम ऑब्वियस, एकदम सामने, प्रकट, साक्षात, एविडेंट एकदम, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर आई डिड अ लिटिल रिसर्च द सब्जेक्ट ऑफ मेटाफिजिक्स वॉज नो लॉन्गर सो एनिग्मेटिक टू मी। जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा सा शोध किया, थोड़ा सा अनुसंधान किया, उसके बाद मेटाफिजिक्स, जो एक तरह से अध्यात्म होता है, जो चीज एकदम गुप्त होती है, आपके सामने नहीं होती, आध्यात्मिक होती है, मेटाफिजिक्स बोलते हैं उसे। तो मेटाफिजिक्स पहले मुझे हमेशा से एनिग्मा लगता था, एक एनिग्मा था मेरे लिए, यानी कि एक रहस्य था। लेकिन पढ़ने के बाद, उस पर शोध करने के बाद, जो मेटाफिजिक्स का सब्जेक्ट था, जो विषय था, वो मेरे लिए अब एनिग्मेटिक नहीं रहा, यानी मेरे लिए रहस्यमयी नहीं रहा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं आपके लिए रहस्यमयी होती हैं, लेकिन जब आप उनको पढ़ लेते हो उसके बाद फिर वो रहस्यमयी नहीं रहती। Although I could not understand the enigmatic message on the blood-stained paper, yet I knew someone was in trouble. मैं खून से लिखा हुआ, ब्लड स्टेन्ड पेपर मतलब, यानी एक स्टेन मतलब क्या होता है, दाग, तो खून के दाग, ब्लड स्टेन्ड पेपर मतलब उस कागज पे, पेपर पे खून के दाग लगे थे, तो मैं उसे समझ नहीं पाया। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाया, किसको,
जो मैसेज लिखा था, उस पेपर के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ था खून के धब्बों से, एनिग्मेटिक था मेरे लिए, रहस्यमयी था। तो हालांकि मैं समझ नहीं पाया, ऑल्दो मतलब हालांकि मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उसके बावजूद, येट मतलब उसके बावजूद मुझे पता लग गया कि कोई ना कोई तो संकट में है, ट्रबल में है। खून के धब्बों का मैसेज मैं समझ तो नहीं पाया, लेकिन मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मुझे बू आने लगी, दाल में काला दिखाई देने लगा। अगला है विजिलेंट। विजिलेंट मतलब क्या होता है? सतर्क, एकदम अपने पैरों पे, कहते हैं ऑन योर टोज। मैं हमेशा अपने टोज पे रहता हूं, यानी एकदम मैं बिल्कुल चौकस रहता हूं, एकदम चौकस, ठीक है ना, एकदम बी ऑन योर टोज। यू नो, यू कांट टेक द एग्जाम फॉर ग्रांटेड, यू हैव टू बी ऑन योर टोज। आपको सतर्क रहना होगा, आपको चौकस रहना होगा। वॉचफुल, वॉच मतलब देखना, वॉचफुल रहो मतलब नजर रखो। अटेंटिव रहो, अटेंटिव मतलब क्या होता है? बहुत इजी है अटेंटिव, कोई इतना मुश्किल शब्द नहीं है, यानी कि सचेत रहो। अटेंशन, अपना ध्यान दो, और जो ध्यान देता है, जो अटेंशन देता है, वो अटेंटिव होता है, यानी कि एडजेक्टिव है ये, किसी व्यक्ति की क्वालिटी है ये। कॉशियस मतलब क्या होता है? कॉशियस मतलब होता है सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कहते हैं ना। कॉशियस रहो भाई, कॉशियस रहो, आप एकदम एहतियात बरतो, सावधान रहो, जागरूक रहो, मुस्तैद रहो, एकदम मुस्तैद यानी कि वॉचफुल, मुस्तैद। कहते हैं ना चौकीदार मुस्तैद रहना चाहिए। मुस्तैद मतलब, ये शब्द आपने शायद सुना नहीं होगा। मुस्तैद मतलब होता है एकदम बिल्कुल चौकन्ना रहना, ठीक है, चौकन्ना। तो चौकीदार कैसा होना चाहिए? चौकन्ना। एक सिपाही कैसा होना चाहिए सरहद पे? चौकस, सचेत, सतर्क। खैर सिपाही तो होते ही सतर्क हैं, चौकीदार की बात अलग है। उसके बाद इसका उल्टा क्या होगा? नेग्लिजेंट मतलब जो नेग्लिजेंस करेगा, लापरवाही करेगा, वो होगा लापरवाह, यानी नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह। अनकॉन्शियस, अचेतन, जिसकी चेतना ही कहीं और है। चेतना मतलब आपकी बुद्धि कहीं और है, विजडम कहीं और है। अनकॉन्शियस मतलब बेहोश, एक तरह से बेहोश है वो, उसकी चेतना पता नहीं कहाँ है, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, सचेत नहीं है वो। कोई भी गोली मार के चला जाएगा उसे, कोई भी मकान के अंदर घुस जाएगा, वो अपने ख्यालों में खोया रहेगा। इनअटेंटिव, अटेंटिव का उल्टा इनअटेंटिव, जो अटेंटिव नहीं है, जिसका अटेंशन नहीं है, जिसका ध्यान कहीं और है। एब्सेंट माइंडेड, जिसका माइंड, ध्यान, माइंड मतलब दिमाग, माइंड कहीं और है, एब्सेंट है, एब्सेंट माइंडेड बोलते हैं उसे। तो ये सारे शब्द इसके उल्टे हो गए, ठीक है ना। बेपरवाह, लापरवाह, एब्सेंट माइंडेड पर्सन, अपना बैग भूल जाता है स्कूल में रोज, एब्सेंट माइंडेड है, पता नहीं ध्यान कहाँ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल्दो केरला हैज फ्लैटेंड द कोरोना वायरस कर्व, yet it must remain vigilant as import cases are still dominating। ये हिंदू अखबार में लिखा था कि हालांकि, ऑल्दो मतलब हालांकि केरल जो है उसने कोरोना वायरस का कर्व फ्लैट कर दिया है। कर्व फ्लैट का मतलब क्या होता है? इसको मैं रब कर देता हूं। कर्व फ्लैट का मतलब ये होता है, ये ग्राफ होता है, कोरोना वायरस के केस अगर बढ़ते जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, तो हमें कैसा करना है? कर्व फ्लैट, यानी कि ऐसा होना चाहिए सपाट, कि भाई कम से कम उतने पे ठहर जाएं और फिर नीचे आए। तो कर्व जो थी, फ्लैट मतलब होता है सपाट, तो कर्व सीधी जा रही थी, मैंने इसे क्या कर दिया? सपाट कर दिया, सपाट यानी कि ऐसे। तो कर्व फ्लैट करना मतलब केसेस अब ऊपर नहीं जा रहे हैं, कम से कम वहीं पे रुके हुए हैं, कर्व फ्लैट कर दी मैंने। और फिर कर्व कैसी आएगी? नीचे की तरफ आनी चाहिए, लेकिन अभी तो सब राज्य फ्लैट करना चाह रहे हैं। तो हालांकि केरल ने कर्व फ्लैट कर दी है, केरल में अब केसेस उतने नहीं आ रहे कोरोना वायरस के, लेकिन इसके बावजूद येट इट मस्ट रिमेन विजिलेंट। लेकिन फिर भी केरल, अब क्या केरल ये सोचेगा कि चलो भाई अब तो कर्व फ्लैट हो गई, अब मैं आराम से एंजॉय करता हूं? नहीं, उसको विजिलेंट रहना पड़ेगा। इट मस्ट मतलब होना ही चाहिए। कैसा? रिमेन विजिलेंट होना, सतर्क रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट केसेस मतलब क्या है? इंपोर्ट मतलब होता है आयात। इंपोर्ट केसेस का कहने का मतलब ये है, जो विदेशों से लोग केरल में आ रहे हैं, वो इंपोर्ट केसेस यानी अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो केसेस देखे जा रहे हैं वो विदेशी लोगों के देखे जा रहे हैं, जो केरल के लोग बाहर से भारत आ रहे हैं। तो इसलिए केरल राज्य को चौकन्ना रहना पड़ेगा, विजिलेंट रहना पड़ेगा। वेंकैया नायडू कॉल्ड अपॉन द पुलिस फोर्सेज। वेंकैया नायडू ने पुलिस वालों को कहा, कॉल्ड अपॉन मतलब किसी को बुलाना और कहना, तो उनको कहा देश के पुलिस वालों को, बी मोर विजिलेंट, और ज्यादा सतर्क रहो। क्यों? क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, कुछ तत्व, एलिमेंट मतलब तत्व, असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं? डिस्टर्बेंस, हमारे समाज में अशांति फैलाना चाह रहे हैं, डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं हमारे समाज को बांटना चाह रहे हैं, समाज में लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। इसलिए क्या रहो? बी मोर विजिलेंट। पुलिस को कहा और ज्यादा सतर्क रहो।
अगला है टिमिड। देखो टिमिड होता है कायर, डरपोक, चिकन हार्टेड या फेंट हार्टेड। फेंट हार्टेड जिसमें दिल ही ना हो, एकदम कायर, डरपोक, कावर्ड। मुसीबत देख के भाग जाने को वाले को बोलते हैं कावर्ड। कावर्ड या डस्टार्डली एक्ट। डस्टार्डली एक्ट मतलब क्या होता है? डस्टार्डली एक्ट मतलब कायरपंती। उसकी इस डस्टार्डली एक्ट या कावर्डली एक्ट देख के मैं हैरान रह गया। वो इतना वो होगा, कावर्ड होगा, मैंने सोचा नहीं था। कावर्डली एक्ट, एक्ट मतलब होता है आपकी क्रिया, तो कावर्डली एक्ट मतलब एक डर भरी क्रिया। जैसे कहीं से भाग जाना, कहीं से किसी को कहा भाई स्टेज पे जाके स्पीच दो और वो भाग गया दुम दबा के। डरपोक, जिसमें साहस ना हो, करेज ना हो। करेज मतलब होता है साहस, जिसमें दम ना हो, जिसमें साहस ना हो, जिसमें आत्मविश्वास ना हो, कॉन्फिडेंस ना हो, अपने ऊपर विश्वास ना हो, जो आसानी से डर जाए। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, डरा हुआ, डरपोक, टिमिड। तो इसका सिनोनिम हो गया फियरफुल, जिसमें डर हो। फियर मतलब डर, फियरफुल मतलब जिसमें डर हो, डरा हुआ। स्कैर्ड, स्कैर्ड हो, एकदम डरा हुआ हो। और इसका उल्टा होगा बोल्ड। बोल्ड मतलब डेयरिंग, जिसमें दम हो, साहसी, निडर, निर्भीक, वीर, दिलेर, जो घबराए ना, जो मुसीबत को देख के घबराए ना, कावर्ड ना हो, भाग ना जाए, कावर्डली एक्ट ना करे कोई, बल्कि हेड ऑन ले उसे, एकदम मुसीबत को हेड ऑन। हेड ऑन मतलब एकदम लॉक ऑन करे उसके साथ, मुसीबत को फेस करे एकदम। तो एग्जांपल देखते हैं। टिमिड चिल्ड्रन नीड जेंटल हैंडलिंग टू बिल्ड अप देयर कॉन्फिडेंस। कई बार बच्चे जो होते हैं वो थोड़े टिमिड होते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी होती है, शाई होते हैं। कई बार होते हैं बच्चे ऐसे टिमिड, बहुत ज़्यादा शाई, डरपोक किस्म के, किसी से बात नहीं करनी, किसी को फेस नहीं करना, दूसरों से आके बात करने में डर लगता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, हीन भावना होती है। तो ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें जेंटली हैंडल करो। जेंटल हैंडलिंग मतलब उन्हें प्यार दो, उन्हें प्यार से। जैसे फूल होता है, अगर फूलों के साथ ज़्यादा कठोरता बरतोगे तो फूल टूट जाएगा। तो फूलों को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए फूल के साथ? जेंटली, आराम से, सॉफ्टली। सॉफ्ट, हार्ड नहीं, सॉफ्टली। क्यों? तभी तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तभी तो उनका विश्वास बढ़ेगा, बिल्ड होगा। बिल्ड करना मतलब किसी चीज का निर्माण करना। तो अगर बच्चों में कॉन्फिडेंस का निर्माण करना है तो जेंटल हैंडलिंग करो, प्यार से, स्नेह दो उन्हें, प्यार दो उन्हें। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स हु ऑडिशन्ड became extremely timid when asked to improvise a scene. जितने भी एक्टर थे, जितने भी अभिनेता थे, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द मतलब होता है ज्यादातर, ज्यादातर एक्टर जो थे जिन्होंने ऑडिशन दिया था। एक्टिंग से पहले ऑडिशन देना पड़ता है ये दिखाने के लिए कि आप कर भी सकते हो एक्टिंग के नहीं। तो उन्होंने उस वक्त ऑडिशन दे दिया। तो ज्यादातर एक्टर जिन्होंने ऑडिशन दिया था वो कैसे हो गए जब उन्हें कहा गया कि सीन, असली में सीन रिकॉर्ड करने के लिए, इम्प्रोवाइज करने के लिए? एक्सट्रीमली टिमिड, डर गए। ऑडिशन देना एक बात है, वास्तव में सीन अलग बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉक टेस्ट देना अलग बात है, वहां एग्जाम के प्रेशर में, वहां एक अलग बात है। हाथ कांपते हैं आंसर मार्क करते हुए एग्जाम हॉल में, प्रेशर इतना होता है। तो टिमिड नहीं होना है, करेजियस होना है, करेज होना चाहिए। जिसके पास करेज होता है वो कैसा होता है? करेजियस होता है, वैलेंट होता है, गैलेंट होता है। गैलेंट्री अवार्ड सुना है ना? गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड मतलब परमवीर चक्र। क्या है? गैलेंट्री अवार्ड, बहादुरी। तो आपको गैलेंट होना है, आपको तो करेजियस होना है। नेक्स्ट है थंपिंग। थंपिंग क्या होता है? थंपिंग मतलब होता है बहुत ही ज्यादा या अति। जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टी को थंपिंग मेजॉरिटी मिली है। थंपिंग मेजॉरिटी मतलब बहुत ज्यादा बहुमत मिला है, मतलब 80 में से भाई 78 सीट जीत गई वो पार्टी, यानी थंपिंग मेजॉरिटी, एकदम थंपिंग, हिला देने वाली, थंपिंग, हिला देने वाली मेजॉरिटी मिली है। बहुत ज्यादा बड़ी, इंप्रेसिवली लार्ज, इतनी ज्यादा बड़ी कि हर किसी को इंप्रेस कर दे, बहुत ही ग्रेट मेजॉरिटी, ठीक है ना? जिसको सुन के ही एकदम हिल जाए सब, जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो। और दूसरा थंपिंग का मतलब होता है किसी चीज को बजाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल संसद में अगर आप देखोगे, अगर कोई मंत्री बहुत अच्छी स्पीच देता है, भाषण देता है, उद्बोधन देता है, तो बाकी क्या करते हैं सांसद? मेज को बजाते हैं, यानी वो अपनी टेबल को थंप करते हैं, अपने डेस्क को थंप करते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया थंपिंग का? एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, एक्सीडिंगली, उम्मीद से बढ़कर, इमेंसली, बहुत ज्यादा, इमेंस मतलब जिसको नापा ना जा सके, इतना ज्यादा, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब, क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, इनक्रेडिबल इतना ज्यादा कि विश्वास ही ना हो, इनक्रेडिबल, अमेजिंग बहुत अच्छा, रिमार्केबल, एक्सेप्शनल, एकदम अपवाद है, इतना अच्छा कि अपवाद, एक्सेप्शनल एकदम एक्सेप्शन हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही ज्यादा अनोखा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो ऑर्डिनरी यानी साधारण नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाईली, बहुत ज्यादा।
थम्पिंग मेजोरिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लार्ज मेजोरिटी, रिमार्केबल परफॉर्मेंस, अमेजिंग, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। इनक्रेडिबल मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस की यकीन ही नहीं हुआ। इसका उल्टा क्या होगा? नेग्लिजिबली, स्कैंटीली। स्कैंटी मतलब क्या होता है? कम। उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं? स्कैंटी। स्किम्पी, कम कम कपड़े पहनना, स्कैंटी। मिनिमली, मिनिमल मतलब कम, मिनिमम से बना मिनिमली। लेस इज मोर कहते हैं ना, लेस इज मोर। स्कार्स, स्कार्स मतलब किसी चीज की कमी हो जाना, स्कैरसिटी हो जाना, तो स्कैरसिटी, स्कार्सली। बेयरली, बेयरली ना के बराबर, बेयरली। मैं मेजोरिटी बेयरली मैनेज कर पाया, मतलब मेरी पार्टी को 100 में से 51 सीटें मिली। मेजोरिटी तो आ गई लेकिन बहुमत तो मिल गया, मैं बेयरली। मीगरली, एकदम मीगरली, बिल्कुल थोड़ा। मैं मेजोरिटी एकदम स्कार्सली मैनेज कर पाया, बस बच गया बस। एग्जाम्पल, एक्सरसाइज बाइक्स गेट योर हार्ट थम्पिंग एंड योर लेग्स पंपिंग एज यू वर्क, प्रोवाइडिंग यू विद अ कार्डियोवैस्कुलर रूटीन। कई साइकिल चलाने, जो लोग साइकिल चलाते हैं, यहाँ पे बाइक का मतलब है साइकिल, एक्सरसाइज के लिए जो बाइक आती हैं, जिन्हें आप बाइक मतलब यहाँ पे साइकिल है जो आप साइकिल चलाते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका हार्ट थम करने लगता है, एक तरह से आपका दिल धड़कने लगता है, तेज तेज थम करने लगता है, बजने लगता है, एक तरह से हार्ट थम्पिंग, थम्पिंग एंड योर लेग्स पंपिंग। और आपके पैरों में भी जब खून का प्रवाह होता है तो एकदम टांगे ऐसा लगती हैं जैसे पंप कर रही हैं। जैसे पंप समझते हो, जैसे पानी पंप होता है, ऐसा लगता है पैरों में खून पंप कर रहा है जैसे जैसे आप काम करते हो। एज यू वर्क, प्रोवाइडिंग यू विद अ कार्डियोवैस्कुलर रूटीन, तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर यानी आपका दिल जो है, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो मतलब दिल, तो कार्डियोवैस्कुलर यानी आपके जो ब्लड और ब्लड वेसल हैं, आर्टरी, वेन वगैरह, उनका प्रॉपर वर्कआउट हो जाता है, प्रॉपर एक्सरसाइज हो जाती है। इन पार्लियामेंट द मेंबर्स अप्लॉज और सपोर्ट ईच अदर बाय थम्पिंग देयर डेस्क। संसद में जो मेंबर होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो अप्लॉज करते हैं। अप्लॉज मतलब किसी की तारीफ करना, ताली बजाना, अपलॉड करना, कमेंड करना किसी को, सपोर्ट करना किसी को। कैसे? अपने डेस्क को थम करते हैं, हाथ से बजाते हैं। उसके बाद है स्पेक्टर। स्पेक्टर मतलब होता है काला साया। देखो यहाँ पे मतलब भूत पिशाच और उसकी बात नहीं हो रही, काला साया मतलब ठीक है, घोस्ट जो होता है, घोस्ट या भूत प्रेत आत्मा, वो भी आप बोल सकते हो, स्पिरिट या फैंटम, ठीक है, भूत प्रेत पिशाच वो सब, ठीक है ना। भूत पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आपने ये जो होती है हनुमान चालीसा जरूर पढ़ी होगी। भूत पिशाच, पिशाच समझते हो, पिशाच, भूत प्रेत आत्मा, स्पेक्टर। लेकिन स्पेक्टर का एक और मतलब होता है साया। साया मतलब छाया, छाया भी बोलते हैं, छाया, छाया। वैसे तो छाया को शैडो बोलते हैं, लेकिन छाया बोल सकते हो, छाया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास्ट की काली छाया आज भी मेरे भविष्य को परेशान कर रही है। जो व्यक्ति बहुत बार फेल हो चुका होता है, जो व्यक्ति बहुत बार, जिसने विफलताएं देखी होती हैं, वो उसका बोझ लेके हमेशा एक बैगेज लेके चलता है। इसलिए कहते हैं कि उस भविष्य की ना सोचो और अपने पास्ट, अपने अतीत की भी मत सोचो, आप सिर्फ वर्तमान की सोचो। अपने जो कहते हैं ना, द घोस्ट ऑफ द पास्ट, सुना है ये शब्द, द घोस्ट ऑफ द पास्ट। घोस्ट ऑफ द पास्ट मतलब होता है आपके अतीत का बोझ। यहाँ पे घोस्ट मतलब भूत नहीं है, आपके अतीत का भूत नहीं, अतीत का भूत मतलब अतीत का बोझ, यानी बैगेज ऑफ द पास्ट। बैगेज एक वर्ड होता है लगेज। लगेज और बैगेज में क्या फर्क होता है? लगेज मतलब आपका सामान, आपकी अटैची, आपका सूटकेस, उसको लगेज बोलते हैं। बैगेज क्या होता है? बैगेज मतलब बोझ होता है। अगर आप मान लो अपनी विफलताओं का बोझ ढो रहे हो, तो आप ये नहीं कहोगे मैं अपनी जो विफलताएं हैं, मैं जो इतना अनसक्सेसफुल रहा, या जो मेरी डिफीट है, बार बार मैं उत्तीर्ण नहीं हुआ, बार बार उसका लगेज ढो रहा हूं। लगेज नहीं ढो रहे आप, बैगेज ढो रहे हो। लगेज तो सामान होता है, सूटकेस होता है, बैगेज मतलब होता है बोझ। तो अब यहाँ पे छाया या साया, इसका एक सेंस में और होता है कि फॉर एग्जाम्पल, द अराइवल ऑफ वार्म वेदर रेजेस द स्पेक्टर ऑफ डिजीज। जब भी वार्म वेदर यानी कि हॉट वेदर यानी कि गर्म मौसम जब भी आता है, जब भी गर्मियां आती हैं, तो डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी डिजीज, स्पेक्टर ऑफ डिजीज मतलब रोगों की काली छाया, रोगों का काला साया मजबूत हो जाता है। यानी ये इसकी संभावना रोग होने की बढ़ जाती है जब भी गर्म मौसम होता है। स्वीपिंग शटडाउन्स एंड रिजल्टिंग लेऑफ्स इन मैनी कंट्रीज रेज द स्पेक्टर ऑफ ग्लोबल रिसेशन। बहुत सही। बहुत सारे कंट्री में क्या हो रहा है इस वक्त? स्वीपिंग शटडाउन, दुकानें बंद हो रही हैं। स्वीपिंग मतलब बहुत ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल स्वीपिंग विक्ट्री, एकदम स्वीप कर गए इलेक्शन को। इलेक्शन को स्वीप कर गए मतलब एकदम झाड़ू मार दी कंपटीशन पे। स्वीप करना मतलब झाड़ू लगाना। तो अगर मैं बोलता हूं मेरा परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में स्वीपिंग परफॉर्मेंस था, मतलब मैंने सबको हरा दिया, सबसे आगे निकल गया, मैं सबसे नंबर 1 आया, रैंक 1 आई मेरी, स्वीपिंग परफॉर्मेंस।
स्वीपिंग शटडाउन मतलब बहुत ज्यादा शटडाउन हो रहे हैं, शटडाउन मतलब दुकान बंद हो जाना, उद्योग बंद हो जाना, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिजल्टिंग, उसकी वजह से, एज अ रिजल्ट, फलस्वरूप ले ऑफ। ले ऑफ मतलब लोगों की नौकरियां जाना, उसको बोलते हैं ले ऑफ। तो उसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, इन मैनी कंट्रीज। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रेज द स्पेक्टर ऑफ ग्लोबल रिसेशन, इसका काला साया जो है वो और मजबूत हो रहा है। किसका काला साया, ग्लोबल रिसेशन, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है, ग्लोबल रिसेशन हो सकता है, वैश्विक मंदी, उसका काला साया मजबूत हो रहा है। रेज द स्पेक्टर, रेज द गोस्ट, रेज द स्पेक्टर यानी कि उसकी काली छाया जो है वो बढ़ रही है, रेज हो रही है। रेज द स्पेक्टर ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज की संभावना और ज्यादा तीव्र हो जाना, किसी चीज की संभावना को बल मिलना। यहां पे आर्थिक मंदी की संभावना तेज हो रही है तो आप बोलेंगे रेज द स्पेक्टर ऑफ। जैसे यहां पे जब भी गर्म मौसम आता है, वार्म वेदर, गर्मियां आती हैं, तो रेज द स्पेक्टर ऑफ डिजीज यानी कि डिजीज का होने का संभावना बढ़ जाती है, उस सेंस में स्पेक्टर का इस्तेमाल होता है। इनएफेबल, इनएफेबल, अब देखो एक एफेबल ये होता है, एफेबल, AFFABLE, एफेबल मतलब फ्रेंडली, जब मैत्रीपूर्ण, सौहार्द, भाईचारा, एफेबल, बहुत ही एफेबल पर्सन है, बहुत ही लवली, बहुत ही लविंग, बहुत ही प्यार देने वाला, बहुत ही स्नेह देने वाला, बहुत ही ज्यादा मैत्रीपूर्ण व्यवहार है, एफेबल, बहुत ही एफेबल पर्सन है। वो एफेबल अलग है, यहाँ पे ई वाला एफेबल है, और वो भी उल्टा, इनएफेबल। इनएफेबल मतलब अवर्णनीय, यानी कोई चीज इतनी ज्यादा एक्सट्रीम होती है, इतनी ज्यादा अति होती है कि उसको शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। पिरोना मतलब शब्दों में बांधना, शब्दों में उसको कहना, शब्दों के द्वारा उसको, उसका वर्णन करना, अवर्णनीय, बियॉन्ड द पावर टू डिस्क्राइब, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। डिस्क्राइब करना मतलब किसी चीज के बारे में बताना, किसी चीज को इलेबोरेट करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। जैसे इसका सिनोनिम क्या हो गया, इनएक्सप्रेसिबल। एक्सप्रेस करना मतलब किसी चीज के बारे में बताना, अपने विचार व्यक्त करना, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति देना, लेकिन उसका नहीं किया जा सकता, अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती उसकी, इतना खूबसूरत है कुछ, या कुछ और कारण से हम नहीं कर सकते उसको, उसका अवर्णन, उसका वर्णन नहीं कर सकते, वो तो अवर्णनीय है। अनअटरेबल, अटर करना मतलब कहते हैं ना, डोंट अटर अ वर्ड फ्रॉम योर माउथ, तुम्हारे मुंह से एक शब्द अटर नहीं होना चाहिए, मतलब एक शब्द निकलना नहीं चाहिए। अटर करना शब्द मतलब बोलना, तो अनअटरेबल मतलब जिसके लिए शब्द ही ना निकले, मैं तो एकदम निशब्द हो गया, अनअटरेबल। इनडिस्क्राइबेबल, डिस्क्राइब करना मतलब अगेन किसी चीज को के बारे में बताना, इनडिस्क्राइबेबल मतलब जिसको समझाया ना जा सके, जिसके बारे में बताया ही ना जा सके, जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो एग्जाम्पल, द इनएफेबल ब्यूटी ऑफ द ताजमहल ऑफन ओवरशैडोज द अदर मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स इरेक्टेड बाय शाहजहां। ताजमहल की जो ब्यूटी है, ताजमहल का की जो खूबसूरती है, वो कैसी है, इनएफेबल। इनएफेबल मैं तो, हम तो वर्णन ही नहीं कर सकते इसका। इट ऑफन ओवर शैडोज, और शाहजहां ने जो दूसरी इमारतें बनवाई वो भी बहुत मैग्निफिसेंट है, वो भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन ताजमहल की खूबसूरती उन्हें क्या करती है, ओवर शैडो। ओवर शैडो मतलब ताजमहल की जो खूबसूरती है उसकी परछाई उस पर, बाकियों पर पड़ जाती है, यानी कि बाकी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। जैसे मान लो एक लाइन खींची, कहते हैं ना इसको बिना मिटाए छोटी करो, इसके सामने बड़ी खींच दो तो ये अपने आप ओवर शैडो हो गई, यानी कि दूसरी वाली जो है इससे बड़ी हो गई। तो हर चीज लाइफ में रिलेटिव होती है, ये भी याद रखिए, रिलेटिव। यहाँ पे रिलेटिव में वो सगे संबंधी की बात नहीं कर रहा, आपका रिलेटिव कौन है उसकी बात नहीं कर रहा। रिलेटिव होती है मतलब तुलनात्मक, रिलेटिव मतलब तुलनात्मक। आज कोई भी व्यक्ति अगर सक्सेसफुल है तो तुलनात्मक सक्सेसफुल है, राइट। डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, एनलाइटनमेंट और वट एवर वन में कॉल, इट इज यूजुअली इनएफेबल एंड दस हार्ड टू डिस्क्राइब। आध्यात्मिक जो अनुभव होते हैं, डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, एनलाइटनमेंट, एनलाइटन मतलब परम ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष मिल जाना, संसार से एकदम छुट्टी, ठीक है ना, एनलाइटनमेंट मिल जाना। जैसे भगवान बुद्ध को परम ज्ञान मिल गया था बोध गया में, एनलाइटनमेंट मिल गया था, तो उन्हें परम ज्ञान मिल गया था, एनलाइटनमेंट, मोक्ष मिल गया था। और वट एवर वन में कॉलो, या उसको कोई जो भी कहे, हम तो एनलाइटनमेंट कहते हैं, बाकी जो कोई भी कहे, इट इज यूजुअली इनएफेबल, उसको शब्दों में डिस्क्राइब थोड़ी किया जा सकता है। उस एक्सपीरियंस को, उस आध्यात्मिक अनुभव को शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता, उसको हार्ड टू डिस्क्राइब, यानी कि उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। डोलोरस, डोलर मतलब होता है पेन। कभी आपने एक दवाई खाई है डोलो, डोलो में पैरासीटामोल वगैरह ये सब दवाइयां होती हैं, डोलो, डोलो मतलब बुखार और दर्द की दवाई। तो डोलो नाम क्यों रखा है, क्योंकि डोलर, डोलर मतलब पेन, और डोलो रस मतलब दर्दनाक। डोलर मतलब पेन यानी कि दर्द, और डोलो रस, OUS लग गया मतलब एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया, यानी कि दर्दनाक, बहुत ज्यादा दर्द। सोरो, सोरो मतलब दुख, बहुत ज्यादा दुख, दुख।
एकिंग, एकिंग मतलब दर्दनाक, इसकी वजह से एक हो रहा है, दर्द हो रहा है, एकिंग, दुखाने वाला, दिल दुखाने वाला। एगोनाइजिंग यानी एगोनाइज्ड, एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा दर्दनाक, दुखदाई, एगोनाइजिंग। बी मॉर्निंग, मॉर्नफुल, मॉर्निंग कब करते हैं, MOURNING, मॉर्निंग, ये मॉर्निंग सुबह वाला मॉर्निंग नहीं है, MOURN वाला मॉर्निंग मतलब जब किसी के चले जाने के बाद दुख मनाते हैं, मॉर्निंग करते हैं, उसे कहते हैं पीरियड ऑफ मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग का समय। कई जगह 4 दिन चलता है चौथे तक, कई जगह 11 दिन चलता है, कई जगह 13 दिन चलता है, तिरामी बोलते हैं जिसे, अलग अलग वो हैं, ठीक है ना। तो मॉर्निंग का, मॉर्निंग, मॉर्नफुल हूं आज मैं, मॉर्नफुल हूं मतलब उदासीन हूं, उदास हूं मैं, डिस्मल, डिस्मल, ग्लूमी, सलन, राइट। इसका उल्टा डिलाइटेड, बहुत खुश, रिजॉइस कर रहा हूं, रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मतलब खुश, बहुत ज्यादा खुशी, खुशी मना रहे हैं। एक्सल्ट, एक्सल्टेड हूं, बहुत ज्यादा, एक्सल्टिंग यानी सुखदाई, सुख देने वाला, सुखदाई। चीयरफुल, चीयरफुल मतलब चीयर, चीयर करना मतलब किसी को चीयर कर रहे हो मतलब उसका हौसला बढ़ा रहे हो, उसको सुख दे रहे हो, उसको खुश कर रहे हो। चीयरफुल, खुशी देने वाला, चीयरफुल। बहुत ही चीयरफुल एपिसोड था आज का, मजा आ गया देख के, यानी खुशी मिली मुझे, सुखदायक था। तो दर्दनाक का उल्टा होता है सुखदायक, सुखदाई। एग्जाम्पल, एट द फ्यूनरल, फ्यूनरल मतलब किसी का अंतिम संस्कार। एट द फ्यूनरल द डोलोरस लुक ऑन विडोज फेस वॉज हार्ट रेंचिंग, हार्ट रेंचिंग मतलब दिल दहला देने वाली, हार्ट रेंचिंग, मेरा दिल रेंच हो गया एकदम, दिल दहला देने वाला। क्या था, अंतिम संस्कार में जो विडो थी, विडो मतलब विधवा, विधवा का जो चेहरा था उसके ऊपर एक डोलोरस लुक था, मतलब दर्दनाक, मतलब उसका जो फेस था वो इतना दर्दनाक था उस वक्त, इतना दुख में थी वो कि एकदम मेरा दिल पिघल रहा था, एकदम हार्ट रेंचिंग, दिल दहल गया मेरा। During my visit with my therapist, I talked about a couple of dolorous experiences that caused me sorrow. जब मैं अपने थेरेपिस्ट के पास गया, अपने डॉक्टर के पास गया, तो मैंने उसको अपने बहुत सारे दर्दनाक एक्सपीरियंसेस, दर्दनाक अनुभव के बारे में बताया जिनकी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ। स्क्रीच, स्क्रीच करना मतलब चिल्लाना, स्क्रीच करना, गर्जना, एकदम से गुर्राना, चिल्लाना, चीखना, विलाप करना। लाउड, लाउड मतलब बहुत तेज, हार्श मतलब बहुत ज्यादा। पियर्सिंग, पियर्सिंग मतलब जैसे कान को चीर के निकल गया, इतना तेज। पियर्स, पियर्स कर देना मतलब छेद कर देना। कहते हैं ना, मैं तो अपने कान बिंदवा रहा हूं, मतलब कान में मैं बाली पहना करूंगा, तो मैं अपने ईयर को पियर्सिंग करवा रहा हूं। अपनी नोज, मैं तो नाक में वो पहनूंगा जो नाक में पहनने वाली होती है, लड़कियां पहनती है, तो मैं नाक वो करवा रहा हूं, अपनी नाक में छेद करवा रहा हूं। नोज को पियर्स करवाती हैं लड़कियां, ईयर को क्या करवाती हैं, ईयर को पियर्स करवाती हैं। पियर्सिंग क्राई, क्राई मतलब चिल्लाना और क्राई मतलब रोना, दोनों होता है। तो सिनोनिम, सिनोनिम क्या हो गया इसका, स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, बहुत तेज चिल्लाना। हाउल करना, चिल्लाना, अगेन गरजना। श्रिल, श्रिल एकदम श्रिल आवाज, एकदम चुभ, कानों को चुभती हुई आवाज, श्रिल, चिल्लाना। श्रिक और या स्क्वील। और इसका उल्टा क्या होगा, विस्पर, विस्पर मतलब किसी के कान में हल्का सा कुछ कह देना, विस्पर करना, कान में हल्का सा बोलना। मरमर करना, मरमर भी अगेन बहुत धीरे आराम से बोलना, किसी के कानों में आराम से बोलना, सीक्रेटली बोलना, धीरे बोलना कि दूसरों को ना सुनाई दे, यानी कि विस्पर करना, मरमर करना, बिल्कुल इसका उल्टा। एग्जाम्पल, इंडीड पीपल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री हैव रिटन टू मी कंप्लेनिंग अबाउट नॉट ओनली द बार्किंग डॉग्स बट ऑल्सो द स्क्रीचिंग पीकॉक्स अमंग अदर थिंग। इंडीड, वास्तव में, इंडीड वास्तव में, जो लोग हैं पूरे देश के, यानी फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द कंट्री मतलब पूरे देश के जो लोग हैं, उन्होंने मुझे लिखा है, हैव रिटन टू मी, मुझे लिखा है, और लिखा क्या कहा है, कंप्लेन कर रहे हैं, दे आर कंप्लेनिंग अबाउट नॉट ओनली द बार्किंग डॉग, इज वो मुझे कंप्लेन कर रहे हैं भौंकते हुए कुत्तों के बारे में, बार्किंग डॉग्स के बारे में। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, यानी ना सिर्फ भौंकते हुए कुत्तों के बारे में, बल्कि बट ऑल्सो द स्क्रीचिंग पीकॉक, बल्कि चिल्लाते हुए मोर के बारे में, पीकॉक मतलब मोर, among other things. Suddenly the party was halted by screeching of brakes followed by a terrible crash which shook the pub. पब होता है जहां पे शराब बिकती है, उसे पब बोलते हैं। बार, बार बोल सकते हो, बार, बार या पब। तो अचानक, सडनली क्या हुआ, द पार्टी वॉज हॉल्टेड, पार्टी रुक गई। हॉल्ट करना मतलब रुक जाना, किसी चीज को रुक जाना, किसी चीज की तीव्रता कम हो जाना, बहुत ज्यादा रुक जाना, हॉल्ट। पार्टी हॉल्ट हो गई, क्यों, बाय स्क्रीचिंग ऑफ द ब्रेक, अचानक गाड़ियों के ब्रेक लगे बहुत तेज। स्क्रीचिंग ऑफ द ब्रेक मतलब एकदम से ब्रेक की आवाज आई बहुत तेज। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक पहले तो ब्रेक की आवाज आई और फिर एक टेरिबल क्रैश, और फिर गाड़ी कहीं पे भिड़ गई, बहुत तेज क्रैश हुआ। उसकी वजह से पूरा पब, पूरा बार हिल गया, पूरी पार्टी हिल गई और रुक गई।
चलिए अब हम करते हैं आज का पैरा और फिर हम करेंगे क्वेश्चन। ये हमारे 10 शब्द थे आज के। पैरा देखते हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ लास्ट समर। अब ये कहानी है और याद रखिए यही कहानी इस वीडियो में और अगले वीडियो में कंटिन्यू रहेगी। तो ये कहानी मैंने बनाई है 2 वीडियोस को मिला के, तो इसका पहला अंश इस वीडियो में है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ लास्ट समर। ये पिछली गर्मियों की कहानी है। लास्ट समर मतलब पिछली गर्मियाँ। व्हेन वी वर ट्रैवलिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ केरला। जब हम ट्रैवल कर रहे थे, हम यात्रा कर रहे थे कहाँ? थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ केरला। केरल के घने जंगलों में हम क्या कर रहे थे? ट्रैवल कर रहे थे, हम जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। ड्यूरिंग मिडनाइट, मध्य रात्रि के दौरान, आवर कार सडनली रन आउट ऑफ गैस। हमारी गाड़ी में गैस खत्म हो गई। जरूर सीएनजी से चलने वाली गाड़ी रही होगी, तो हमारी गाड़ी में गैस खत्म हो गई। रन आउट ऑफ गैस, टू रन आउट ऑफ समथिंग मतलब कोई चीज खत्म हो जाना। देयर वॉज अ डिक्रैपिट बिल्डिंग नियर बाय। हमने गाड़ी जंगल के बीच में रोक दी। देयर वॉज अ डिक्रैपिट बिल्डिंग नियर बाय। वहां पे एक बिल्डिंग देखी हमने। वो बिल्डिंग कैसी थी? एक इमारत देखी, वो थी डिक्रैपिट, यानी कि एकदम टूटी फूटी इमारत हमने देखी जंगल में। आफ्टर सीइंग दैट बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को देखने के बाद, वी वेंट इनसाइड, हम अंदर चले गए। वी वेंट इनसाइड। इट सीम्ड दैट, ऐसा लगा, समवन हैड सैबोटाज्ड इट। उस बिल्डिंग को, इट सीम्ड मतलब होता है प्रतीत हुआ। इट सीम्ड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा आभास हुआ, ऐसा हमें लगा कि किसी व्यक्ति ने, समवन हैड सैबोटाज्ड इट, किसी व्यक्ति ने उस बिल्डिंग को सैबोटाज कर दिया। सैबोटाज मतलब उसको ध्वस्त कर दिया, उसको तितर बितर कर दिया, उसको तोड़ दिया, ऐसा हमें बिल्डिंग के अंदर जाके लगा। हाउ दिस बिल्डिंग एग्जिस्टेड इन दैट डेंस फॉरेस्ट वॉज नो लेस एनिग्मेटिक। ये जो बिल्डिंग है इतने घने जंगलों के बीच कहां से आ गई? ये एक एनिग्मेटिक, ये एक बहुत मिस्ट्री, रहस्यमय था, कोई कम रहस्यमय नहीं था। नो लेस एनिग्मेटिक मतलब और अचानक ये बिल्डिंग इस घने जंगल के बीच कहां से आ गई? ये भी कोई कम रहस्यमयी नहीं था। नो लेस एनिग्मेटिक। देयर वॉज अ लॉक्ड रूम इनसाइड एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वी ओपनड इट। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है, ऑफ लगाना मैं भूल गया तो ऑफ लगा देना। वहां पे बिल्डिंग के अंदर एक लॉक्ड रूम था, यानी ऐसा कमरा था जिसमें ताला लगा हुआ था। लॉक्ड रूम इनसाइड, बिल्डिंग के अंदर, इनसाइड कैसा कमरा था? ताला लगा हुआ, लॉक्ड रूम। एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता बनी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता में हमने उसको खोल दिया कमरे को। वी ओपनड इट, हमने उस कमरे को खोल दिया। द सीन वी फाउंड देयर वॉज कंप्लीटली इनएफेबल। और वो जो हमने देखा, जो सीन था, यानी दरवाजा खोलते ही हमने जो वहां पे देखा, वी फाउंड हमने खोजा, वहां पे क्या देखा हमने? वो इनएफेबल है। वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, अवर्णनीय है, इनएफेबल है। ये भूतों की कहानी है बाय द वे, ठीक है। द सीन वी फाउंड देयर वॉज कंप्लीटली इनएफेबल। वो जो सीन था वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता क्या देखा। देयर वर मैनी स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। वहां पर बहुत सारे कंकाल थे। स्केलेटन मतलब कंकाल, किसके? एनिमल्स के और ह्यूमन बींग्स के। वहां पे जानवरों के और मानव के बहुत सारे कंकाल थे। आवर टिमिड हार्ट वर थम्पिंग आउट ऑफ फियर। डर के कारण हमारा जो हमारा टिमिड हार्ट मतलब हम डरपोक मतलब हमारा डरपोक जो हार्ट था, यानी हम डरपोक थे पहले ही। हमारा टिमिड हार्ट्स वर थम्पिंग आउट ऑफ फियर। डर के मारे हमारा हार्ट थम्प कर रहा था, जैसे एक तरह से ऊपर नीचे हो रहा था हमारा दिल हमारे मुंह तक आ गया। कहते हैं ना, दिल हमारे मुंह में आ गया था। तो हम पहले ही डरपोक थे। हमारे टिमिड हार्ट्स वर थम्पिंग आउट ऑफ फियर। वी ग्रू मोर विजिलेंट, और हम और ज्यादा सतर्क हो गए, विजिलेंट हो गए, सतर्क हो गए। सडनली वी हर्ड अ डोलोरस स्क्रीच। अचानक हमने वहां पे एक दर्दनाक डोलोरस स्क्रीच, चीख सुनी। एंड वेन वी टर्न बैक, और जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा, अ टेरिफाइंग स्पेक्टर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। जैसे ही हमने पीछे मुड़ के देखा, वहां पे एक टेरिफाइंग मतलब डरा देने वाला, हिला देने वाला स्पेक्टर, एक साया हमारी आंखों के आगे आ गया। तो ये कहानी है। और डरना मत, अगर आप कहीं मान लो अकेले कमरे में से देख रहे हो, रात का टाइम हो, इस वीडियो को आप देख रहे हो, तो डरना मत। ये कहानी अगले वीडियो में पूरी करूंगा, यानी वीडियो नंबर 13 में पूरी करूंगा। चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन। तो थंपिंग का उल्टा वर्ड बताना है, ठीक है, बता देते हैं। थंपिंग मतलब होता है अति, ज्यादा, बहुत ज्यादा, एक्सीडिंगली, राइट। एक्सीडिंगली तो सिनोनिम हो गया, उल्टा बताना है। नेग्लिजिबल तो हम ना के बराबर, तो हो गया आंसर डी। मुझे ए और बी देखने की भी जरूरत नहीं है। एक्सट्रीमली, इमेंसली, एक्सीडिंगली एक ही बात है। डोलोरस मतलब दर्दनाक, इसका समानार्थी शब्द क्या होगा? ठीक है, डिसमल, रिजॉइसिंग, एक्सल्टिंग, चीयरफुल। चीयरफुल सुखदाई, एक्सल्टिंग सुखदाई, रिजॉइसिंग मतलब सुख मनाना, आंसर है ए इसका। डोलोरस मतलब डिसमल, दर्दनाक। उसके बाद डिक्रैपिट का उल्टा। डिक्रैपिट क्या होता है? जो वो हो खराब, टूटा फूटा, तो उसका उल्टा क्या होगा?
उल्टा होगा बढ़िया मजबूत, यानी उल्टा होगा स्ट्रॉन्ग। तो आंसर है बी। स्क्रीच, स्क्रीच मतलब चीख, इसका उल्टा क्या होगा? एंटोनिम उल्टा होगा आराम से बोलना, विस्पर करना, किसी के कान में कुछ बोलना, विस्पर करते हैं ना, कहते हैं विस्पर कर रहा हूं जी। उसके बाद सैबोटाज, सैबोटाज का समानार्थी शब्द क्या होगा? सैबोटाज मतलब अगेन किसी चीज को तोड़ फोड़ देना, ध्वस्त कर देना, सैबोटाज कर देना। तो इसका सिनोनिम बताना है, समानार्थी शब्द क्या होगा? कंजर्व मतलब संरक्षण करना, सुरक्षित करना। सैल्वेज मतलब किसी चीज को बचाना, सुरक्षित करना। रिवैम्प करना मतलब जीर्णोद्धार करना। तो आंसर हो गया डी, रैवेज। रैवेज मतलब किसी चीज को तोड़ फोड़ देना। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 12। मिलते हैं वीडियो नंबर 13 में। और आई एम श्योर आपको वो जो भूता कहानी मैंने सुनाई, जो उसका आपको इंतजार रहेगा कि वो कहानी पूरी कैसे होगी। मिलते हैं वीडियो नंबर 13 में।